गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ने वाले हैं और लॉरेंट्ज फोर्स में कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है तब क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब क्या क्या कंडीशन हो सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी देर तक रहेगा, टाइम कितना स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये भी हम लोग देखेंगे। और वो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है तो वो कितने एंगल पर बाहर निकल रहा है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? तो लॉरेंट्ज फोर्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तब उस पर जितना भी फोर्स अप्लाई होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। When a charge is moving in the electromagnetic field, then the total force experienced by the charge is called Lorentz force. मीन्स टोटल जितना फोर्स लगेगा उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उस आवेश पर जितना कुल बल लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स। डिफिनीशन यहां पर लिखी हुई है, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज मूविंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। मीन्स जो लॉरेंट्ज फोर्स है, लॉरेंट्ज फोर्स एफ नेट, वो कुल फोर्स होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दो फोर्स लगेंगे भाई। टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, दोनों फोर्स लगेगा। तो उनका जो टोटल फोर्स होगा वही क्या होगा, एफ नेट। और ये सब के सब वेक्टर फॉर्म। और हम लोग इतना जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन करता है तब उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू Q इंटू E। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखा है तो इस तरीके से। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, कितना, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, F नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई वेक्टर फॉर्म प्लस एफ एम मैग्नेटिक फोर्स के स्थान पर क्यू वी क्रॉस बी, ये हो जाएगा। यही हमारा लॉरेंट्ज फोर्स का सही फार्मूला होता है। कभी कभी बुक्स में यह भी लिखा रहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाए, इफ E इज इक्वल टू जीरो, मान लीजिए कि जो फील्ड है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो E की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब E की वैल्यू जीरो हो जाएगी तब F नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, Q V क्रॉस B आ जाएगी, V क्रॉस B। या हम इसी को लिख सकते हैं F नेट इज इक्वल टू F नेट, अगर मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो ये हो जाएगा Q V B साइन थीटा। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर के देख लीजिए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगता है, और वो किस पथ पर मोशन करता है ये भी हम लोग देख चुके हैं डिटेल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का
एफ नेट। इसको भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तब इतना आ जाएगा, कहां से आया, लॉरेंट्ज फोर्स से ही आया। तो इस फोर्स को भी हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, इस फोर्स को भी लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। लॉरेंट्ज फोर्स का अगर कोई वेक्टर फार्मूले कंप्लीट फार्मूला पूछे तो वो ये फार्मूला है। ओके, अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया लॉरेंट्ज फोर्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन देखेंगे। स्पेशल कंडीशन क्या हम देखेंगे, स्पेशल कंडीशन हम लोग ये देखेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा। तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो पहली स्पेशल कंडीशन, व्हेन E वेक्टर E मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी की डायरेक्शन में है, तब क्या होगा। अब इसमें हम लोगों का आता है केस फर्स्ट केस। इसमें भी कई केस बन सकती हैं, हम लोग कुछ केस देखेंगे। व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा, मींस जो चार्ज है प्लस क्यू, चार्ज ऐसे लिखा दो, जो चार्ज है इस चार्ज का मास m है और इसका चार्ज q है। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने के कारण इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी होगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अब इस पर फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन कौन सा लगेगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, एफ ई की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू क्यू इंटू ई। और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होती है। मींस यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई इक्वल टू लगेगा क्यू ई के बराबर, एफ ई इक्वल टू क्यू ई फोर्स लगेगा। ओके, और किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर इस फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में मोशन कराएगा, किसी और डायरेक्शन में तो मोशन कराएगा नहीं। मींस ये स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा। पहले तो ये रेस्ट में था, लेकिन अब ये मोशन करेगा, और किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा। मींस ये जो मोशन होगा, मोशन इज स्ट्रेट लाइन। टोटल मोशन किधर होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। ओके, और मैग्नेटिक फोर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, ये यहां पर अगर देखिए तो बी भी इसी डायरेक्शन में, वी भी इसी डायरेक्शन में, मतलब वी मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। और जब दोनों इसी डायरेक्शन में हो रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और जब साइन जीरो की वैल्यू हम लोग जानते हैं जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ गया। मैग्नेटिक फोर्स जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, इस पर कोई भी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ही नहीं हो रहा है तो इसके पाथ को डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। और जब इसके पाथ को डाइवर्ट नहीं कर पाएगा तो ओवरऑल जो भी मोशन होगा वो किसमें होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। मींस ट्रैजेक्टरी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। मींस जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो और चार्ज उसमें रेस्ट में हो, चार्ज रुका हुआ है, मोशन नहीं कर रहा है, तब उसका पाथ कैसा होगा, मोशन का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। और स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ में रुका हुआ है फिर मोशन करने लगा तो कुछ ना कुछ उसका एक्सेलरेशन भी होगा। भाई कितनी तेज गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा और कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी भी होगी। मान लीजिए कि ये डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन,
मान लीजिए ये x डायरेक्शन है, ux की वैल्यू 0 है, तब हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं f इक्वल टू QE होता है, तो यहाँ से f इक्वल टू QE, ये तो है ये, लेकिन f के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं ma, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन वो भी x डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग लिखते रहे ma x इक्वल टू QE। अब ax इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं QE डिवाइडेड बाई m। ये क्या है, ये आ गया एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन क्यू, चार्ज तो कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, मास भी कांस्टेंट होगा, तो ये पूरा एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मींस एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, एक समान त्वरण से ये गति करेगा, और एक समान त्वरण से गति करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जानने के लिए हम लोग जानते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो हम इसकी वेलोसिटी को ux और एक्सीलरेशन को ax से डिनोट कर देते हैं, तो हम vx निकालते हैं, vx इक्वल टू ux, इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, प्लस ax की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है, QE बाई m इंटू टी, मतलब कि जो Vx आया है वो Vx आया QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी, ये आया। मीन्स अगर इस चीज को ध्यान से देखिए तो जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम की। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टाइम बढ़ेगा मीन्स Vx t के प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ेगा तो Vx बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो Vx घटेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ये टाइम का ग्राफ और ये वेलोसिटी का ग्राफ। अगर टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाएं तो स्टार्टिंग जब टाइम t इक्वल टू 0 था तब तो ये रेस्ट पर था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, प्रोपोर्शनल है, मींस इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। समझ गए आप लोग, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग केस सेकंड देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। इधर वाला मैं रिमूव कर दूं, ठीक, मैं रिमूव कर रहा हूं, ओके 1 2 3 चलिए। केस सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, केस सेकंड में पहली केस हमने यही कंडीशन है, इज, ये वाली कंडीशन सेम है, स्पेशल कंडीशन जो है वो सेम है, इज पैरेलल टू बी, बस सिर्फ हमारा केस चेंज हुआ है, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, अब हम कर देते हैं व्हेन चार्ज इज इन मोशन। केस सेकंड में व्हेन चार्ज इज इन मोशन, मीन्स जो चार्ज है, जो आवेश है वो मोशन में आ गया, और जब चार्ज मोशन में आ गया तब इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल ही हैं, दोनों पैरेलल हैं, स्पेशल कंडीशन चेंज नहीं हुई है, बस चार्ज मोशन में आ गया। यहां पर जो चार्ज है उसका चार्ज q है और मास m है, और अब ये मोशन में है, और मान लीजिए कि वो इसी डायरेक्शन में मोशन में है, इस डायरेक्शन में मोशन में है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ux होगी। अब ux वेलोसिटी है, तब अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, दो फोर्स लगेंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और कौन सा लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दो फोर्स लगेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, QE होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ma, x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है इसलिए ये क्या होगा, ax इक्वल टू QE, और यहां से ax इक्वल टू QE बाई m हो जाएगा, ओके। मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा QVB साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू देखिए, ये मोशन भी इसी डायरेक्शन में, बी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू 0, तो यहां से आ जाएगा Fm इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0। मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रहा है, जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो ये अपने पाथ से डाइवर्ट नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और वो भी इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा,
इसी डायरेक्शन में लगेगा, एफ ई इक्वल टू क्यू ई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। तो ओवरऑल जो मोशन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, ओवरऑल स्ट्रेट लाइन मोशन, ओवरऑल स्ट्रेट लाइन मोशन, या सीधा सीधा यही लिख दिए स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इस तरीके से। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ये है, इलेक्ट्रिक एक्सीलरेशन ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक, ये कौन सा है? ये है हमारा एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। हम लोग जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग जानते हैं। एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में कर लिए तो वी एक्स कितना हो जाएगा? यू एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यू एक्स प्लस ए की वैल्यू कितनी है? क्यू ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी, ये है। तो वी एक्स की वैल्यू टी पर डिपेंड कर रही है। समय के साथ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी। टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। अगर इसका हम ग्राफ देखें, ये t और ये v अक्ष के बीच ग्राफ बनाएं तो टाइम t इक्वल टू 0 पर ये रेस्ट में नहीं है। उस कंडीशन में रेस्ट में था तो 0 से स्टार्ट हुआ था, बट इस कंडीशन में रेस्ट में नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ux है। तो मान लीजिए कि ux की वैल्यू ये है, ये मान लीजिए क्या है? ये है ux। तो ux वेलोसिटी है, ux इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई, उसके बाद ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, मींस यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता जाएगा इस तरीके से। इसका ग्राफ ये आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको भी नोट कीजिए। फिर हम लोग केस थर्ड देखते हैं। ओके, रिमूव कर दो इसको। चलिए मैं रिमूव कर रहा हूं, 1 2 3। चलिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अभी भी हमारी स्पेशल कंडीशन वही है, स्पेशल कंडीशन वही है। बस पहली केस में हमने क्या लिया? केस फर्स्ट में चार्ज रेस्ट में था, दूसरी कंडीशन में मोशन में चार्ज आ गया, थर्ड कंडीशन में हम लोग लेते हैं कि चार्ज मोशन में है, लेकिन जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। थर्ड कंडीशन हमारी स्पेशल कंडीशन वही है कि E इज पैरेलल टू B। ये तो हमारी स्पेशल कंडीशन है, ये चेंज नहीं हुई है। अब केस थर्ड केस ये है कि जो वेलोसिटी है, जो मोशन में चार्ज इन मोशन में है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। हम इस तरीके से भी कह सकते हैं V is proportional to electric field when velocity is perpendicular to magnetic field and electric field, then ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड B। यहां पर कोई चार्ज है Q और उसका मास m, इस तरीके से, और इसका जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन है, परपेंडिकुलर मोशन है। और वो भी मान लीजिए कि u नॉट वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से या u नॉट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। u नॉट दिखा रहा है, u नॉट वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। अब क्या होगा? अब यहां पर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे दो फोर्स लगेगा। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? इस पर दो फोर्स लगेगा। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE होगा। और उस QE की डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन क्या होगी? इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा QE। ओके, एक चीज ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, QE इक्वल टू FE। इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QV B साइन
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन हो रहा है, मतलब साइन 90, मतलब Fm मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा और ये होगा QVB। हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि जब यहाँ पर फोर्स B के पैरेलल है, E के पैरेलल है, जो फोर्स है वो B और E के पैरेलल है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा। ये कैसा मोशन कराएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। ये परपेंडिकुलर है तो ये सर्कुलर मोशन कराएगा, सर्कुलर मोशन कराएगा। ओके, ये सर्कुलर मोशन कराएगा और ये स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा। ये कराएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा। ओके, अब स्ट्रेट लाइन जब मोशन करा रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन जब हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा QE डिवाइडेड बाई m। वेलोसिटी, वेलोसिटी देखेंगे तो v इक्वल टू u प्लस at, और x डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये vx इक्वल टू, क्या x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? ये तो परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है, x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और ax की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, QE बाई m इंटू टी, मीन्स vx इक्वल टू QE डिवाइडेड बाई m इंटू टी, ये आ जाएगा। मीन्स यहां से अगर देखो तो Vx जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो टाइम के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, जो टाइम के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। ओके, सर्कुलर जो मोशन है, उस सर्कुलर मोशन है जिसके कुछ ना कुछ रेडियस होगी। रेडियस को हम लोग जानते हैं mv/qb, ये होगा। v वेलोसिटी कौन सी होती है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया है, आप लोग वहां से जांच करके देख सकते हो। तो यहाँ पर m और परपेंडिकुलर वेलोसिटी इनिशियली कितनी है? u0। ओके, और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, लास्ट लेक्चर में ये बता चुका हूं कि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो u0 है वो चेंज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड के कारण वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। आर की वैल्यू ये हो जाएगा। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है, एक्सपीरियंस करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि ये वाला फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो सर्कुलर मोशन करा रहा है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए वो कैसे करा रहा है? सर्कुलर मोशन करा रहा है। वो कैसा करा रहा है? सर्कुलर मोशन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रेट लाइन मोशन करा रहा है। मींस यहां से ये स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। मींस वो यहां से स्टार्ट तो करेगा लेकिन वो यहां पर पहुंचेगा, फिर यहां पर पहुंचेगा। मतलब, और इस पथ को क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। इस पथ को हम क्या कहते हैं? हेलिकल पाथ। लेकिन एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है, टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। जब यहां पर था तो उसकी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ और थी, इतनी दूर कवर किया, लेकिन जब अब आगे टाइम जब बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, अब ये ज्यादा टाइम कवर करे, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उसके बाद ये और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। मींस इसका जो पथ होगा वो तो हेलिकल पथ होगा, इस तरीके से। इस तरीके से होगा, और इसका ये जो होगा ये होगा पिच P1, ये होगा पिच P2, ये होगा पिच P3। ओके, पिच P1 P2 P3 इस तरीके से। मतलब इसका जो पथ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से। मतलब पहले ये पिच कम होगी, P1 की वैल्यू कम होगी, P2 की वैल्यू ज्यादा होगी पिच, और ये P3 की वैल्यू उससे भी ज्यादा होगी। मींस इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो भी बढ़ता जाएगा। मींस पिच जो होगा वो वेरिएबल होगा। यहां से P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, पिच इसका लगातार बढ़ता जाएगा। मींस टोटल ये
हेलिकल पाथ पर मोशन कर रहा है, लेकिन हेलिकल पाथ पर जो मोशन कर रहा है लेकिन इसका पिच वेरिएबल है, तो हम लोग इसका ओवरऑल लिख सकते हैं कि हेलिकल मोशन विद वेरिएबल पिच। ओके, आप लोग इसको भी नोट कीजिए। फिर हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस ये देखते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, किसी और एंगल पर अगर इंटर कर रहा है, किसी और एंगल पर इंटर कर रहा है, तब उसके कारण यहां पर किस तरीके के पथ पर चलेगा। इसको रिमूव कर दूं, नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटा रहा हूं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं केस 4। स्पेशल कंडीशन हमारी, स्पेशल केस वही है, E इज पैरेलल टू B। अब हम लोग केस 4 देखते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी केस बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बस यही एक केस देख करके उसके बाद अब हम लोग देखेंगे E इज परपेंडिकुलर टू B। केस 4, केस 4 में इफ V इज inclined at any and inclined to B and E, B और E से किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तब क्या होगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है, और वो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है, v या u नॉट वेलोसिटी से इस तरीके से मोशन कर रहा है, और ये इससे कितना डिग्री, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, यहां से भी अगर देखेंगे तो ये भी थीटा होगा। ठीक, अब इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट से, वही कंडीशन होगी, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दो। ये वाला हो जाएगा u नॉट cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा v पैरेलल। v पैरेलल क्या हो जाएगा, u नॉट cos थीटा। ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, u नॉट sin थीटा। ओके, अब यहां पर दो फोर्स हैं, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। दो फोर्स हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। आप लोग चलो चाहो तो आप लोग ये भी निकाल सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना होगा, QE होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। मींस इसी डायरेक्शन में एक फोर्स और लग रहा होगा, कितना, QE फोर्स लग रहा होगा। ओके, अब यहां से एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा और वो होगा QE डिवाइडेड बाई m, जैसा कि हर केस में है। और v पैरेलल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा। vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो यहां से vx इक्वल टू ux की वैल्यू, ux मींस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v पैरेलल u नॉट cos थीटा, ax की वैल्यू कितनी है, QE बाई m इंटू टी। ये आ जाएगी इनिशियल, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू क्या होता है, QVB साइन, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये साइन 90 हो जाएगा। ओके, यहां से V जो होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स होगा, लेकिन साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब ये हो जाएगा Fm इक्वल टू QV परपेंडिकुलर इंटू B। ये इतना आ जाएगा। और हम लोग जान रहे हैं जो परपेंडिकुलर मोशन होता है, सर्कुलर पथ पर मोशन होता है, और उसका रेडियस होता है mv परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई QB, और यहां से आ जाएगा r इक्वल टू mv परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर क्या है, u नॉट साइन थीटा अपान QB। ओके, ये इतना आ जाएगा, r इक्वल टू u नॉट साइन थीटा अपान QB। ओके, अब ये हो जाएगा ओवरऑल, ये कैसा मोशन कराएगा, ये इसी डायरेक्शन में ले जा रहा है, और टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन मींस ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मोशन कराएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा मोशन कराएगा, सर्कुलर मोशन।
सेम वही चीज, सर्कुलर मोशन भी है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, हेलिकल मोशन, मींस इस तरीके का होगा। यहां पर ये पिच P1 की वैल्यू कम होगी, P2 की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, P3 की वैल्यू उससे ज्यादा होगी, मींस P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3, इस तरीके से होगा। ओवरऑल कौन सा होगा, हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल पाथ विद वेरिएबल पिच, वेरिएबल पिच, पिच वेरिएबल होगी और पथ कैसा होगा, हेलिकल पथ होगा। ओके, तो आप लोग जल्दी से इसे भी नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ईच परपेंडिकुलर टू बी, नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लिया आप लोगों ने, रिमूव कर रहा हूं मैं, 1 2 3 चल। अब हम लोग अगली कंडीशन देखेंगे, जब B और E दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तब क्या होगा। स्पेशल कंडीशन सेकंड, स्पेशल कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है, E इज परपेंडिकुलर टू B, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग इमेजिन भी कर लेते हैं कि किस तरीके से है, डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से मान लीजिए, यहां पर इमेजिन करना है आपको, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये प्लेट नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये तो डायरेक्शन हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ई के परपेंडिकुलर, तो हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। इस तरीके से क्रॉस दिखा दे रहे हैं, मींस इनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से इनवर्ड डायरेक्शन। ये है बी, बी क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कोई भी मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, और इस चार्ज पार्टिकल का मास m है और इसका चार्ज q, और ये v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से इस तरीके से मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो अब क्या होगा, अब जब v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तब इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, इसको हमें देखना है। अब यहां पर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, वेलोसिटी इधर है, मींस जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, अब फोर्स क्या लगेगा, दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। हम यहां पर बना रहे हैं, मान लीजिए कि ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, कितना, एफ ई फोर्स लगेगा, और एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई के बराबर होती है, तो एफ ई क्यू ई नीचे की तरफ इतना फोर्स लगेगा।
ओके, मैग्नेटिक फोर्स के कारण किधर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड पाल रूल लगाते हैं। चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये चारों उंगलियां, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ हो गई। ये मोशन की डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, तो अंगूठा इस डायरेक्शन में। फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। मींस यहां पर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो ऊपर की तरफ लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या, Fm = Q V sin थीटा। थीटा की वैल्यू आप लोग देख रहे हो, मैग्नेटिक फोर्स इधर और ये इधर, तो sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आ जाएगा Fm = QVB, ये आ जाएगा। मींस अगर यहां से देखो इस डायग्राम से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम यहां से 2 या 3 कंडीशन बनाते हैं, क्या 3 कंडीशन बना सकते हैं। और वो 3 कंडीशन कौन कौन सी बना सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। पहली कंडीशन में कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है, मैग्नेटिक फोर्स कम है। दूसरी कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है। तीसरी कंडीशन में दोनों फोर्स इक्वल है। तब क्या क्या होगा, तो हम लोग अब देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इफ Fe इज ग्रेटर देन Fm, मींस Fe की वैल्यू ज्यादा है, Fm की वैल्यू कम है। मींस QE इज ग्रेटर देन QVB, QE इज ग्रेटर देन QVB, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स कम। अब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिए और हमें बताइए कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा। मान लीजिए इधर 10 न्यूटन है, इधर 7 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन में से 7 न्यूटन माइनस कर देंगे तो ओवरऑल नीचे की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मींस इस चार्ज पर जो ओवरऑल फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर के फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया इसके कारण, क्योंकि नीचे का फोर्स ज्यादा है। अब ध्यान समझिए, चार्ज जा तो इधर रहा है, और ध्यान समझिए, चार्ज जा तो इधर रहा है, जा रहा है ये इधर, चार्ज जा रहा है इधर, लेकिन इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, इस पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। और जब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो ये क्या इस डायरेक्शन में जा पाएगा, नहीं, ये अपना पाथ को चेंज कर देगा, इस तरीके से अपने पाथ को चेंज कर देगा। मींस ये जा तो इधर रहा है लेकिन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तब ये कुछ इस तरीके के पथ पर जाएगा। और इस तरीके का जो पथ होता है उसे हम कहते हैं पैराबोलिक पाथ। उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक पाथ। और अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम लोगों का क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको ना रिप्रेजेंट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि जो पैराबोला बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है, ये एक्स और ये वाई। तो जो पैराबोला जो यहाँ पर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोलिक, डाउनवर्ड पैराबोलिक। केस सेकंड क्या होगा, सेम इसी का अपोजिट, इफ F इज लेस देन Fm, मींस QE इज लेस देन QVB। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम है, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कम, तो क्या होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इस पर ओवरऑल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। इस चार्ज पार्टिकल पर ओवरऑल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मींस चार्ज पार्टिकल जा तो इधर रहा है, लेकिन इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो क्या स्ट्रेट लाइन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये कैसे मोशन कर जाएगा, इस तरीके से मोशन कर जाएगा। मींस ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन कर जाएगा, मींस ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मींस अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये x ये y, और इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है। मींस इसका मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। मींस ये हो जाएगा अपवर्ड पैराबोलिक, अपवर्ड पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, ये डाउनवर्ड पैराबोलिक और ये अपवर्ड पैराबोलिक। ऐसे ही हम लोग केस थर्ड केस देखते हैं, इफ Fe इज इक्वल टू Fm
अगर Fe और Fm दोनों इक्वल हो गया तब क्या होगा, QE इक्वल टू QVB, यहां से Q और यहां से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा E इक्वल टू V इंटू B, तो यहां से V इक्वल टू आ जाएगा E अपान B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मीन्स इसको हम इमेजिन करेंगे कि इस तरीके से चार्ज पार्टिकल Q है, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe नीचे लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा था। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे और वेलोसिटी इधर थी, वेलोसिटी इधर थी, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये सिर्फ क्या होगा, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी और इसके डायरेक्शन भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसको वेलोसिटी सेलेक्टर की तरीके, इस कंडीशन का, इस केस का, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होता है तो हम इस कंडीशन का प्रयोग वेलोसिटी सेलेक्टर की तरीके से करते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर की तरीके से करते हैं और इसका जो ओवरऑल मोशन होगा, भाई ना तो नीचे फोर्स लग रहा है ना ऊपर फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब जिधर जा रहा है उधर जाने दो, ना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो कैंसिल आउट कर देना मीन्स उनको फोर्स का कोई प्रभाव नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जैसे जा रहा है वैसे जाने दो, मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ओके, हम लोग उसके बाद फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। इसको रिमूव कर दूं, चलिए हम ऊपर ये से रिमूव कर रहा हूं। ओके, रिमूव करूं, चलिए अभी भी हमारी कंडीशन यही है कि इज प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन अभी तक हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा है और उन तीनों कंडीशन में हम लोगों ने ये देखा है कि जो चार्ज है वो मोशन कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं केस 4, चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज इज इन रेस्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर अगर रेस्ट में है तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाई डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ई वाई इक्वल टू ई नॉट जे है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये B इक्वल टू बी नॉट के है। सिंपल सा इमेजिन कीजिए, एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो जेड की डायरेक्शन है, जो जेड की डायरेक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, वो बाहर की तरफ है। ओके, कोई भी चार्ज है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, इस चार्ज Q और इसका मास m है। अब आप लोग इस पर सोचिए, जब ये चार्ज यहां पर रेस्ट पर रखा हुआ, कोई फोर्स नहीं लगे रहा होगा, कोई फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कोई नहीं लग रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर है, ये रेस्ट है। और लेकिन जब इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा, QE फोर्स लग रहा होगा, FE इक्वल टू QE, ये फोर्स लग रहा होगा। और जब ये फोर्स लगेगा तो ये इस डायरेक्शन में मोशन करना भी स्टार्ट करेगा, बिल्कुल भाई सिंपल सी बात है। जब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेगा, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में मोशन करना शुरू करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर, मोशन इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो ये मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, और परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो ये कैसे पाथ पर घुमाएगा, सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, लेकिन जो ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और लगातार बढ़ता जा रहा है नहीं मतलब ऊपर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, फोर्स लग रहा है मींस एक एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा उसके बाद वेलोसिटी भी होगी, और वो वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती जा रही है, वो समय के साथ बढ़ती जा रही है, जो वेलोसिटी है वो समय के साथ बढ़ती जा रही है, तब इसका ओवरऑल
जो ट्रॉजेक्ट्री होगी वो कैसी होगी, वो ट्रॉजेक्ट्री कुछ इस तरीके से होगी। उसको सही तरीके से बनाया नहीं जा सकता, लेकिन आप लोग इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि जो ट्रॉजेक्ट्री होगी वो इस तरीके से होगी। इस तरीके से, मतलब लगातार ये बढ़ता जाएगा। और इस तरीके की जो ट्रॉजेक्ट्री होती है उसको कहते हैं साइक्लॉइड। साइक्लॉइड मींस इस तरीके से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है सेंटर पर रेस्ट में है और वाई डायरेक्शन में या एक दूसरे के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तब जो मोशन होगा वो कैसा होगा, साइक्लॉइड मोशन। मींस पहले इस तरीके से, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। मींस ये वाला मैग्नेटिक फोर्स तो सर्कुलर पाथ पर घुमाएगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ाता जाएगा। जब ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ाता जाएगा तो इस तरीके से लगातार बढ़ता जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी देर तक रहता है, ये हम लोग देखेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। नोट कीजिए, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड मींस अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है तो कितने टाइम तक रहेगा, ये हम लोगों को निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इस तरीके से हम क्रॉस दिखा देते हैं। मींस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, ये है मैग्नेटिक फील्ड P। ओके, अब यहां पर ये मान लीजिए कि बाउंड्री लाइन, ये क्या है, बाउंड्री लाइन, यहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है इस तरीके से, एक चार्ज पार्टिकल ये है जिसका मास m है और चार्ज q, इस तरीके से v वेलोसिटी से इस तरीके से ये इंटर कर रहा है। और इस तरीके से ये इंटर कर रहा है मींस ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर इंटर कर रहा है, थीटा एंगल पर इंटर कर रहा है। थीटा एंगल बनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड से इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है थीटा एंगल। अब ये किस तरीके के पथ पर चलेगा, अब क्या ये ऐसे सीधा चला जाएगा, नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इंटर करता है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है, ऐसा ना सोचना कि ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मोशन इस डायरेक्शन में है, मोशन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब आप लोग बताइए ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये जो थीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से तो 90 डिग्री बना रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है तो ये सर्कुलर पथ पर मोशन करेगा, और सर्कुलर पथ पर मोशन करेगा। अब ये सर्कुलर पथ पर ऊपर की तरफ मोशन करेगा या नीचे की तरफ, इसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे इस पर फोर्स किधर लगेगा, चारों उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसे मोशन की डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन। तब इस पर फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, तब इस पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है मींस ये इस तरीके से मोशन करता हुआ ऊपर की तरफ सर्कुलर पथ पर मोशन करेगा। वो यहां से इस तरीके से मोशन करता हुआ और इस तरीके से ये बाहर v वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। अगर यहां पर भी हम लोग देखें हॉरिजॉन्टल से, तो एक चीज आप लोग इसे जान लीजिए और आप लोग यहां से देख भी सकते हैं, अगर थीटा डिग्री पर एंटर किया है तो ये थीटा डिग्री पर ही बाहर निकलेगा। अगर ये थीटा डिग्री पर एंटर किया है तो थीटा डिग्री पर ही बाहर निकलेगा, ये थीटा, तो यहां भी थीटा होगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, अब अच्छा इसका, इस सर्किल का सेंटर कहां पर होगा, भाई ये सर्कुलर पथ पर मोशन कर रहा है, सेंटर कहीं तो होगा। सेंटर क्या यहां होगा या इसके अंदर होगा या इसके बाहर होगा। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम लोग यहां पर गलती कर देते हैं, सेंटर को यहां पर ले लेते हैं, सेंटर को यहां पर ले लेते हैं, बट सेंटर यहां नहीं होगा, सेंटर इससे बाहर होगा, यहां होगा सेंटर सी। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से, ये बाउंड्री लाइन थी, अब यहां से अगर इसके परपेंडिकुलर मोशन करती तब ये इस तरीके से मोशन करके
इस तरीके से ये बाहर आती, मीन्स आधा सर्किल पूरा कंप्लीट होता और आधा बाहर रहता। तब तो इसका सेंटर यहाँ पर होता, लेकिन यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं मोशन कर रहा है, मीन्स परपेंडिकुलर इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलर सॉरी इस बाउंड्री लाइन के परपेंडिकुलर इंटर नहीं कर रहा है, बल्कि ये बाउंड्री लाइन से थीटा एंगल बनाता हुआ इंटर कर रहा है। मीन्स ये कंप्लीट पूरा जो है इसका सेंटर यहां पर ना होकर के इसका सेंटर बाहर होगा। ओके, अब सेंटर यहां पर होगा तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये होगी रेडियस आर। और हम लोग जानते हैं कोई भी सर्किल होता है उसको सेंटर से अगर इसको मिला दिया जाए तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट होता है ये हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, ये होगा 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर एक चीज ये भी देख सकते हैं हम लोग कि अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये पूरा 90 ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर हम लोग एक चीज ये देख ही रहे हैं, ये और ये एक दूसरे के 90 डिग्री, एक लाइन ये है, एक लाइन ये एक दूसरे से 90 डिग्री बना रही है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला कितना होगा भाई, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा 90 होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा थीटा। सेम वही कंडीशन, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा थीटा होगा। अब ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। भाई ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मींस पाई होता है। अब 180 डिग्री में से ये थीटा और ये थीटा माइनस कर दीजिए, मतलब 2 थीटा माइनस कर देंगे तो यही एंगल तो बनेगा। यहाँ पर पाई माइनस 2 थीटा एंगल बन रहा है। ओके, कितना एंगल बन रहा है, पाई माइनस 2 थीटा एंगल बन रहा है। अब पाई माइनस 2 थीटा यहां से एंटर किया यहां तक, कितना एंगल बनाया, पाई माइनस 2 थीटा एंगल, मींस कितना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन किया, कितना एंगल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन हुआ है, पाई माइनस 2 थीटा। अब पाई माइनस 2 थीटा एंगल रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। तो इस चीज को निकालने के लिए हम लोग बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, कंप्लीट सर्किल। कंप्लीट सर्किल रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगेगा, ये हम लोग जानते हैं। कंप्लीट सर्किल में क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है, और 2 पाई रेडियन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम लगता है 2 पाई m बाई क्यू बी। ओके, अगर एक रेडियन हो, एक रेडियन कंप्लीट करना है, 2 पाई रेडियन कंप्लीट करने में इतना समय लगा, तो एक रेडियन कंप्लीट करने में क्या लगेगा, 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, और जब 2 पाई से डिवाइड होगा तो ये m अपान क्यू बी आ जाएगा। ओके, 2 पाई रेडियन के लिए इतना, 1 रेडियन के लिए इतना, तो हमें कितना रेडियन घूमना है, पाई माइनस 2 थीटा रेडियन, हमें तो घूमना है पाई माइनस 2 थीटा रेडियन। तो पाई माइनस 2 थीटा रेडियन घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए, यम अपान क्यू बी इंटू पाई माइनस 2 थीटा, इतना टाइम चाहिए। मीन्स टाइम स्पेंड टी इक्वल टू आ गया यम अपान क्यू बी पाई माइनस 2 थीटा, ये हमारा आ गया। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग और देखते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। अब इसी में हम लोग एक चीज ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, मोशन कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मोशन ना करके इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, तब क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैसी ही है, इनवर्ड डायरेक्शन, मींस ये एक अलग कंडीशन हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट। मैं वो सभी कंडीशन, जितनी भी पॉसिबल कंडीशन है, सब की सब मैं करवा दूंगा, जिसकी वजह से आप लोगों का कंपटीशन एग्जाम में, चाहे आप जेई का तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं हर कंडीशन करवा रहा हूं। लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलिए
हम लोग इस तरीके से, ये बाउंड्री लाइन है और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, वो कैसा चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, इंटर कर रहा है, वो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इस तरीके से इंटर ना करके चार्ज पार्टिकल यहां है, इसका मास m है और चार्ज q है, और ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है और हॉरिजॉन्टल से ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा डिग्री का। अब ये कैसा मोशन करेगा, क्या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? और सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सर्कुलर मोशन पर सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा? यहाँ पर देखो, ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन इस तरीके से होगा या नीचे की तरफ होगा? यहाँ पर देखो, चारों उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसे मोशन की डायरेक्शन में, तो क्या लग रहा है? फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, मीन्स ये कुछ यहां से इस तरीके से ये मोशन करेगा, इस तरीके से ये मोशन करेगा। ओके, इस तरीके से v वेलोसिटी से। अभी भी आप लोग देखोगे, यहां पर थोड़ा सा मैं कर दूं, v वेलोसिटी से ये इमर्ज कर गया, बाहर निकल गया। ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये थीटा, तो ये थीटा। अब इसका सेंटर देख करके ही आपको पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो होगा वो इससे कहीं अंदर ही होगा, यहाँ पर इसका कहीं सेंटर होगा, और जब यहाँ पर ये सेंटर होगा तो ये रेडियस होगी और ये रेडियस होगी। और अभी अभी मैंने बताया था कि ये रेडियस और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये और ये परपेंडिकुलर होगा। जब ये और ये परपेंडिकुलर होगा तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये और ये रेडियस परपेंडिकुलर होगा, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर आप लोग जान रहे हैं ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा। अब ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? पाई होता है, मतलब 180 होता है। उस 180 में से 1 थीटा और थीटा माइनस कर दो, मतलब 2 थीटा माइनस कर दो, तब ये वाला एंगल आ गया। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर गलती कर देते हैं और यही सारा कॉन्सेप्ट ले आकर के लगा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है और थोड़ा सा ये समझना है कि हमारा चार्ज पार्टिकल क्या इधर मोशन कर रहा है। हम ये एंगल कब लेंगे? जब हमारा चार्ज पार्टिकल इतना मोशन कर रहा हो, बस इतना मोशन। लेकिन इधर तो मोशन नहीं कर रहा है ना हमारा चार्ज पार्टिकल, तो ये मोशन कर रहा है। कितना एंगल घूम रहा है? कितना एंगल घूम रहा है? तो हमारा चार्ज पार्टिकल यहां से इधर मोशन कर रहा है, मीन्स हमारा चार्ज पार्टिकल ये मोशन कर रहा है, ये वाला मोशन कर रहा है। और जब ये मोशन कर रहा है तो हमें ये वाला एंगल निकालना होगा। तो पूरा एंगल 360 होता है, और 360 में से पाई माइनस 2 थीटा माइनस कर दो। 360 मतलब 2 पाई में से पाई माइनस 2 थीटा अगर माइनस कर दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? पाई प्लस 2 थीटा आ जाएगा। मीन्स ये वाला एंगल आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा। तो कितना एंगल घूम गया? पाई प्लस 2 थीटा। तो पाई प्लस 2 थीटा हमें यहाँ पर लेना होगा। और इसके लिए टाइम स्पेंड निकालने के लिए सेम यही कॉन्सेप्ट। कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई रेडियन के लिए टाइम इतना लगता है, 1 रेडियन के लिए टाइम इतना लगेगा। लेकिन जब ये पाई प्लस 2 थीटा एंगल घूम रहा है, पाई प्लस 2 थीटा एंगल घूम रहा है, पाई प्लस 2 थीटा एंगल के लिए जो टाइम लगेगा वो यहाँ पर पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, T इक्वल टू यम अपान क्यू बी इंटू पाई प्लस 2 थीटा। मीन्स देख रहे हैं थोड़ा सा एंगल हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर फार्मूला चेंज हो गया। तो फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मूले को निकालना
कैसे निकाला कैसे जाता है, ये स्टेप आपको आना चाहिए। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसी पर बेस्ड। जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लिए। ऊपर वाला तो नोट ही कर चुके होंगे, मैं ऊपर वाला ही नोट कर रहा हूं। यहां पर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, ये है बाउंड्री लाइन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रही है। कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास m है, और ये v वेलोसिटी से कुछ इस तरीके से इंटर कर रहा है। ये v वेलोसिटी से इस तरीके से इंटर कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये कितने डिग्री का बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। 45 डिग्री, ओके, 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इंटर कर रहा है। और जो 45 डिग्री का इंटर करता हुआ बनाता हुआ इंटर कर रहा है, ये कितनी देर तक इसके अंदर रहेगा, ये हमें देखना है। तो हम लोग देखें तो ये किस तरीके के पथ पर चलेगा, सर्कुलर पथ पर चलेगा। सर्कुलर पथ पर चलेगा और ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये हमें देखना है। तो ये हम लोग देखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज इस तरफ, ये कैसा इस पर फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करते हैं। यहां पर एक सेकंड रुक जाइए। यहां पर हम जो मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं चेंज कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में ले लिया। ये बाउंड्री लाइन हो गई। चार्ज पार्टिकल इस तरीके से ये इंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, और ये चार्ज है q, मास है m। ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री मतलब 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, 45 डिग्री का एंगल बनाता हुआ इसके अंदर इंटर किया है। ओके, अब 45 डिग्री। अब ये किस तरीके से, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में, किधर फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ। मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है। मोशन क्या है, मोशन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। मोशन क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मोशन इस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन इस डायरेक्शन में, मींस ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। ये है, सॉरी एक सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये इस तरीके से फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ लग रहा है कि ये कुछ इस तरीके के सर्कुलर पथ पर मोशन करेगा। यहां पर ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। इसका सेंटर देखने से ही लग रहा है सेंटर यहां पर कहीं होगा, और ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा R। अब आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये 45 तो ये भी 45, और ये 45 तो ये भी 45 होगा। ये 45 तो ये भी 45, ये भी 45, ये 45, ये 45, तो ये कितना होगा, पूरा 180 में से 45 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 90। और 90 का मतलब है कि π/2 रेडियन घूम रहा है। π/2 रेडियन घूम रहा है, तो हम लोग बस ये कंप्लीट सर्किल 2π रेडियन के लिए इतना टाइम, 1 रेडियन के लिए इतना टाइम। तो अब π/2 रेडियन के लिए कितना टाइम होगा, π/2 रेडियन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कितना घूम रहा है, π/2 रेडियन, तो π/2 रेडियन के लिए यहाँ पर आ जाएगा π/2। मीन्स हमारा टाइम स्पेंट का जो हमारा आ जाएगा, टाइम स्पेंट आ जाएगा वो m/qb इंटू π/2, ये आ जाएगा। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस देखते हैं कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होता है, किस एंगल पर वो इमर्ज करेगा। जल्दी से नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने, मिटा दो। चलिए मिटा रहा हूं। यहां पर एक चीज और देख लीजिए, हम लोगों ने देखा 3 केस देखा, और 3 केस में क्या देखा कि जो टाइम स्पेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टाइम t इक्वल टू m/qb इंटू m/qb सब में है, और यहां पर क्या आ रहा है, कितना डिग्री वो एंगल घूम गया है, सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, सेंटर पर जितने डिग्री का एंगल बनाएगा उसी को हम यहां पर लिख देंगे, और उसके मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, m/qb, यही हमारा आता है।
ओके, रिमूव कर दूं। चलिए अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ इमर्जेंस को हम एक क्वेश्चन की तरीके से देखते हैं, और क्वेश्चन की तरीके से देखेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। वही 3 क्वेश्चन को हम एक साथ ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस and find angle of emergence and time spent. टाइम स्पेंड इफ 3 कंडीशन दी हुई है, 3 कंडीशन, ये ऑप्शन नहीं है, कंडीशन है। इफ d इक्वल टू, d क्या है, d है विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मींस मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूरी में है, तो d इक्वल टू ये mv अपॉन 2qb। सेकेंड है d इक्वल टू mv अपॉन qb, mv अपॉन qb। थर्ड है d इक्वल टू 2mv अपॉन qb। ये अब आप लोगों को इन तीनों कंडीशन को लगाना है। तो हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट देखने के लिए हम लोग एक चीज जानते हैं कि आर का फार्मूला क्या होता है। अगर कोई भी पार्टिकल है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, अगर परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो उसकी जो रेडियस है वो क्या होती है, mv अपॉन qb होती है। अगर यहां से देखो तो d और r को कंपेयर करो, अगर d और r का कंपैरिजन किया जाए, अगर d और r का कंपैरिजन किया जाए तो एक रिजल्ट हम यहां से निकाल सकते हैं कि d की वैल्यू क्या है, हाफ है, इसकी हाफ है, मींस d इज लेस देन r, d इज लेस देन r। इतना हम देख करके निकाल सकते हैं, ये ज्यादा है और ये कम है, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी की हाफ है, 1/2 है, तो ये मतलब d छोटा है और r बड़ा है, d इज लेस देन r। मींस हम लोग इसको डायग्राम से भी समझते हैं। मान लीजिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये है बाउंड्री लाइन, यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये इंटर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए, और ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से इंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है, इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि जो चार्ज पार्टिकल है वो बाउंड्री लाइन के परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है। यहां से चार्ज पार्टिकल, चार्ज q है, मास m है, और ये v वेलोसिटी से इस तरीके से इंटर कर रहा है। और जब v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है तो होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये इस तरीके से मोशन करता हुआ इस तरीके से निकल गया v वेलोसिटी, ये यहां पर ये समाप्त हो गया, ये है d, ये क्या है, ये है d। अब आप लोग यहां पर अगर देखेंगे तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा एंगल पर ये निकल रहा है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा ये हमें निकालना है। हमने ऐसा क्यों किया कि इस तरीके से हमने वृत्त में पूरे घुमा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि d की वैल्यू r से कम है। जब d की वैल्यू r से, रेडियस से कम है तो क्या ये पूरे सर्किल में घूम पाएगा, पूरा घूम पाएगा भाई। d की वैल्यू जो ये चीज है वो रेडियस से कम है, और जब ये चीज रेडियस से कम है तो पूरा घूम ही नहीं पाएगा, पूरा तो तभी घूम पाएगा जब वो रेडियस की इक्वल हो या रेडियस से ज्यादा हो, तभी तो पूरा सर्किल घूम पाएगा। लेकिन यहां पर d की वैल्यू लेस देन r है, इसलिए ये बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। अब ये थीटा की वैल्यू हमें निकालना है। अगर इस तरीके से पूरा सर्किल में घूमता तो इसका सेंटर कहीं यहां आता, इसका सेंटर कहीं यहां होता, और जब सेंटर यहां पर होता तो ये चीज क्या होती, ये होती रेडियस r। ओके, बहुत ध्यान समझना है। इसको हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं यहां पर, ओके, ये थीटा है और इसको हमने मिला दिया है, और ये लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा,
क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये कितना होगा थीटा होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90, तो ये क्या होगा भाई 180 में से 90 माइनस कर दो 90 बचा, और 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस कर दो तो क्या बचा थीटा बचा। मींस तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 180 में से 90 और 90 माइनस थीटा माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा थीटा। ओके, अब ये थीटा आ गया और यही थीटा तो हमें निकालना है, मींस हमें ये एंगल निकाल लेंगे तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। यहां पर हम लोग लगा सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर कितना है डी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है आर है। अब यहां से साइन थीटा इक्वल टू डी, डी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, डी की वैल्यू क्या है एम वी अपॉन 2 क्यू बी डिवाइड बाई आर की वैल्यू हम लोग जानते हैं एम बी अपॉन क्यू बी, क्यू बी कैंसिल आउट, एम बी कैंसिल आउट। अगर यहां से देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आ गया, और 1/2 के स्थान पर हम लोग लग सकते हैं साइन 30 या पाई/6, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया पाई/6 आ गया। ओके, अब टाइम स्पेंट कितना आ गया, टाइम स्पेंट t इक्वल टू हो जाएगा, टाइम स्पेंट t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। टाइम स्पेंट क्या हो जाएगा, टाइम स्पेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, अभी अभी फार्मूला इससे पहले हम लोगों ने देखा था यम अपान क्यू बी लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई में जो एंगल बनाता है, कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर थीटा एंगल, और थीटा की वैल्यू क्या है पाई/6, तो यही हम लिख देते हैं, यही हमारा टाइम स्पेंट आ गया, ये टाइम स्पेंट आ गया और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस थीटा आ गया। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन d इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, अगर इसको हम r से कंपैरिजन करें तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं d की वैल्यू ये, r की वैल्यू ये, दोनों इक्वल है, मींस हम लिख सकते हैं d इक्वल टू r। जब d इक्वल टू r लिख सकते हैं तब अब ये क्या कंडीशन आ जाएगी भाई, ये d r के इक्वल हो गया, d r के इक्वल है, d की वैल्यू रेडियस के इक्वल है, इस तरीके से d की वैल्यू रेडियस के इक्वल है, मींस कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो इसका चार्ज m है, मास m है, इस तरीके से ये इंटर कर रहा है, और जब ये इस तरीके से इंटर करेगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ, और ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। ये v वेलोसिटी से इस तरीके से ये इंटर कर जाएगा, ये 90 डिग्री बनाता हुआ इंटर एग्जिट करेगा। ओके, अब इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इसको मिला दो ये हो जाएगा r, अगर इस चीज को यहां पर करोगे तो ये हो जाएगा 90, और ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है तो ये 90 होगा। ओके, लेकिन अब आप लोग देखोगे तो ये 90 तभी हो पाएगा जब इसका सेंटर यहां ना हो करके इसका सेंटर यहां हो, इसका सेंटर यहां हो। अब ये कितना डिग्री घूम गया 90 डिग्री घूम गया, मींस अब ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या होगा ये भी 90 डिग्री होगा भाई, ये और ये तो परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये लाइन पैरेलल लाइन है, ये लाइन इसको कट कर रही है, ये 90 तो ये भी 90। ओके, और वैसे भी ये परपेंडिकुलर लाइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 90 का मतलब क्या है पाई/2, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया पाई/2, ये गया इस तरीके से, लेकिन एग्जिट इस तरीके से हो रहा है, गया इस तरीके से, एग्जिट इस तरीके से, इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, चाहे इधर से चाहे इधर से आप लोग देख सकते हो, ये 90 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। ओके, और टाइम स्पेंट t इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है एम वी अपॉन क्यू बी इंटू एंगल ऑफ इमर्जेंस या टोटल जो सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो यहां से यहां तक मोशन करने में सेंटर पर पाई/2 एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, सेकंड अगली कंडीशन हम लोग यहां पर देखते हैं
थर्ड केस हम लोग देखेंगे। तो थर्ड केस में हम लोग देखेंगे R बराबर एम बी अपान क्यू बी है, D बराबर 2 एम बी अपान क्यू बी है। यहां से हम देख करके मतलब D R का 2 गुना है, मतलब D इज ग्रेटर देन R है। D इज ग्रेटर देन R है मींस यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये बाउंड्री लाइन है, ये चार्ज पार्टिकल इंटर किया, इसका चार्ज है Q, मास है m, और ये इस तरीके से ये मोशन करता हुआ यहां पर इस तरीके से ये बाहर आएगा और इसका सेंटर कहीं यहां होगा। ओके, अब इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि यहां से यहां पूरा का पूरा घूम गया, मतलब ये D है और ये D की वैल्यू R से ज्यादा है। D की वैल्यू जो है इसकी रेडियस से ज्यादा है, इसकी रेडियस से ज्यादा है, इसकी वैल्यू जो है वो इसकी रेडियस से ज्यादा है, इस तरीके से। रेडियस R D से कम है, मतलब D इज ग्रेटर देन R है। तो इस केस में हम लोग साइन थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर ये 90 डिग्री, ये इंटर इस डायरेक्शन में कर रहा है, एग्जिट इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो एक दूसरे के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है पाई, मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है पाई। अगर हम लोग निकालना चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर, वही फार्मूला जो यहाँ पर यूज किए हैं, साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर। तो साइन थीटा इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है 2mv अपान क्यू बी डिवाइडेड बाई mv अपान क्यू बी, क्यू बी हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 2 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू इतनी ज्यादा है, मतलब साइन थीटा 90 से ज्यादा होगा, और ये पूरा का पूरा घूम जा रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरा कंप्लीट सर्किट फॉर्म करने का ये पॉसिबल नहीं होगा। मींस डी की वैल्यू ज्यादा है और आर की वैल्यू कम है। कंप्लीट सर्किट और टाइम स्पेंड कितना होगा, यहां पर ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, पाई एंगल बनाएगा, तो m अपान क्यू बी इंटू पाई, ये आ जाएगा टाइम स्पेंड। इस केस में भी आप लोग वो साइन थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू डी बाई आर। डी की वैल्यू क्या है एम वी अपान क्यू बी डिवाइडेड बाई एम वी अपान क्यू बी एम बी कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब है थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 90 डिग्री, और यही तो 90 डिग्री आया है एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग नोट कीजिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।